नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। बेटा आज की क्लास में मैं आपको जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है प्लांट लेआउट। लेआउट का मतलब है कि एक एरिया आपके पास होगा और उसको आपको डिज़ाइन करना है कि किस जगह आपको मशीन फिट करनी है, किस जगह आपका वर्कर होना चाहिए, कहाँ पे आपके मैन पावर का यूज़ कैसे होगा, लोकेशन, मतलब हमें क्या करना है, अपनी जो लोकेशन है उसको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना है। तो प्लांट लेआउट मीन द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, material, machine, manpower, etc. facilities and services of the plant within the selected work area to achieve productivity as high as possible। मतलब कि सामने आपका एक डिज़ाइन बना हुआ है और आप यदि इस डिज़ाइन को देखें तो इस लोकेशन के अंदर ये जो जगह है उस जगह में हमने वर्कर को, मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, मैन पावर जो भी आपके पास में है, मटेरियल है, उन्हें इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि काम को हम सुचारू रूप से कर सके, तरीके से कर सके, बिना रुके कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, रिड्यूस आइडियल टाइम ऑफ लेबर एंड मशीन। मतलब जो वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आए हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी उनकी यूज़ कर सकें। यदि वो एक दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनसे 10 घंटे का काम करवाया जा सके, मतलब कि आइडियल टाइम कम से कम हो, मशीन का भी, वर्कर का भी। बॉटलनेक पॉइंट जो भी होते हैं उनको हमें एलिमिनेट करना चाहिए ताकि हमारी जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हम उसे मिनिमाइज कर सकें। वर्क स्टेशन आर डिज़ाइन सुटेबिलिटी, मतलब वर्क स्टेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि जहाँ पर वर्कर को मूवमेंट करनी पड़ती है अपने काम को पूरा करने के लिए वो कम से कम हो सके। सेमी फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो वेटिंग टाइम है वो मिनिमाइज हो सके। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजेस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन और फ्यूचर मॉडिफिकेशन, मतलब डिज़ाइन इस तरीके से बनाइए यदि फ्यूचर में आपको कोई डिज़ाइन चेंज करना पड़े तो आराम से चेंज किया जा सके, ये ना हो कि आप चेंज ही ना कर पाएँ। यूटिलाइजेशन ऑफ क्यूबिक स्पेस। अब क्यूबिक स्पेस का मतलब होता है जब हम किसी जगह को किराए पे लेते हैं तो आप ये मत सोचो कि हमने L/B खाली हमने बेस किराए पे लिया, हमारे पास उसका जो वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक स्पेस का मतलब क्या है कि हमें इस तरीके से, जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास में स्टोर, ये जगह है तो इसमें 3 चीज़ें हम जगह किराए पे ले रहे हैं। आपका L हो गया, ब्रेथ हो गया, साथ में आपकी हाइट हो गई। तो हमें जो सामान रखना है वो ये नहीं कि एक डब्बा हमने नीचे रख दिया, फिर साथ में दूसरा डब्बा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, फिर चौथा रख दिया, फिर पांचवा रख दिया। पर यदि आपके पास एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, पांचवा आ सकता है, फिर एक और बॉक्स आ सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे क्यूबिक स्पेस यूज कर रहे हैं, मतलब आप खाली एरिया यूज नहीं कर रहे, वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। मतलब कि बिसाइड्स यूजिंग द फ्लोर स्पेस, इट्स सीलिंग हाइट ऑल्सो यूटिलाइज टू अकोमोडेट मोर मटेरियल इन द सेम स्पेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। इम्प्रूव वर्क मेथड एंड रिड्यूस प्रोडक्शन साइकिल टाइम, मतलब आपको काम करने के तरीके को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन करने में जो समय लगता है, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में टोटल टाइम आपका शुरू से लेकर एंड तक 10 घंटे लग रहा है, तो हमें काम को इस तरीके से करना चाहिए कि उसका समय 10 घंटे के जगह 9 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे हो सके, ताकि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हमारी पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। टू मेक द वर्क स्पेस सेफ, वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम डस्ट, नॉइज एक्सेट्रा, मतलब काम जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए कि वेंटिलेशन हो सके, वहाँ पे डस्ट ना आए, शोर कम होना चाहिए, मतलब सेफ्टी वर्कर की ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वर्कर का जो एम्प्लॉयर के साथ में रिलेशनशिप होगा वो इम्प्रूव हो सके, कि लगे वर्कर को कि यार मालिक मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, मेरे नुकसान को ना होने दें, मतलब वर्कर को लगना चाहिए कि मालिक कहीं ना कहीं मेरे हित के बारे में बात कर रहा है, मेरी सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है, मेरे वेंटिलेशन के बारे में कर रहा है, कि ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, सफोकेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें और पर यूनिट कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट, जब आप प्लांट लेआउट को बारे में सोच विचार करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि यार किस तरीके से हम अपने प्लांट के लेआउट करें, क्या कौन सी चीज़ कहाँ फिट करें, कहाँ पे वर्कर को खड़ा करें, कहाँ पे मशीन को रखा जाए, कहाँ पे इक्विपमेंट्स को रखा जाए, किस तरीके से कौन सा काम पहले किया जाए, कौन सा काम बाद में किया जाए, कौन सा काम तीसरे नंबर पे किया जाए, उसको हम कहते हैं प्लांट लेआउट। और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अ गुड लेआउट इज वन दैट इंटीग्रेट्स मैन, मटेरियल, मशीन एंड सपोर्टिंग सर्विसेज एंड अदर इन ऑर्डर टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। मतलब एक गुड लेआउट का पहचान क्या है कि वो मैन, मटेरियल, मशीन और जितनी भी सर्विसेज हैं सबको इस तरीके से इंटीग्रेट करता है
कि हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, मतलब कम सामान लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, मतलब जब आप काम को शुरू करते हो तो कोई काम मान लीजिए मशीन 1 से शुरू होता है और उसे काम को पूरा करने में 5 मशीन की रिक्वायरमेंट है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। तो ऐसा ना हो कि मशीन 1 यहाँ पे है, मशीन 2 आधा किलोमीटर दूर है, मशीन 3 और आधा किलोमीटर दूरी पे है, मशीन 4 1 किलोमीटर दूरी पे है। तो इससे क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो हमें इस तरीके से सीक्वेंस में मशीन को लगाना चाहिए कि मशीन का जो डिस्टेंस है वो मशीन 1 का मशीन 2 से बहुत ही कम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ताकि वर्कर का आने जाने में या प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को ले जाने में टूट फूट कम हो और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम लगे, वर्कर का टाइम कम लगे। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द मिनिमम ट्रेवल, मतलब मूवमेंट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, किसकी, मैन और मटेरियल दोनों की। द फैसिलिटीज should be arranged such that the total distance traveled by the man and material should be minimum as far as possible straight line movement। स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक सीरीज में, जैसे मान लीजिए मशीन 1 आपकी यहाँ पे, तो थोड़े से डिस्टेंस पे मशीन 2 रखो, थोड़े से डिस्टेंस पे मशीन 3 रखो, थोड़े से डिस्टेंस पे मशीन 4 रखो, मतलब डिस्टेंस क्या हो कम से कम और सीक्वेंस में मशीन दिखाई दे। जैसे किसी शादी में आप खाना खाने जाते हैं तो एक टेबल पे आपको सारी वैरायटी मिल जाती है ना सब्जी की। पहली सब्जी हो गई मान लीजिए शाही पनीर, दूसरी हो गई मटर पनीर हो गई, तीसरा आपके पास हो गया दम आलू, चौथा आपके पास में सपोज करते हैं मिक्स वेजिटेबल है। यदि एक ही टेबल पे बेटा सारी सब्जियां मिल जाती है तो फटाफट क्या करते हो, प्लेट उठाते हो और एक एक बर्तन में से, डोंगे में से जो भी आपकी सब्जी आपको फेवरेट होती है वो आप भर लेते हो। लेकिन यदि आपको एक सब्जी एक टेबल यहाँ रखी जाए, दूसरी सब्जी यहाँ रखी जाए, तीसरी आधा किलोमीटर दूरी पर रख दी जाए, फिर यहाँ रख दी जाए, तो आपको क्या लगेगा, यार इतनी जगह कौन कौन भागेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार शादी में जो हम गए उसमें क्या वैरायटी अवेलेबल थी, कौन कौन सी चीज़ें मिल रही थी। मेरी बात को ध्यान से समझें। तो हमें डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, कम से कम रखना है, अदरवाइज क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, जिसको मैं आपको बता भी चुका कि आप जब भी अपना जो स्पेस है उसको इस तरीके से यूज करो कि आप वर्टिकल भी स्पेस यूज कर पाएंगे, हॉरिजेंटल भी। जैसे मैंने अभी आपको कहा ये मेरा स्पेस है, तो ये मेरी लेंथ हो गई, ये मेरी ब्रेथ हो गई। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा हॉरिजेंटल स्पेस है। लेकिन यदि मैं हाइट को भी यूज करूं उसकी, जैसे मैंने अभी बॉक्स रख के बताए थे कि मैं वर्टिकल तो मतलब हॉरिजेंटल तो स्पेस यूज कर ही रहा हूं, यदि मैं इसका ऊपर का सामान भी रखना चालू कर दूं, उस पर बॉक्सेस और रखना चालू कर दूं, तो ये जो स्पेस यूज होगा वो वर्टिकल स्पेस यूज होगा। तो इस तरीके से हॉरिजेंटल हो गया, और ऐसे आप यूज करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। तो आप अपना स्पेस इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल स्पेस भी आपका यूटिलाइज हो सके, आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। अब जब आपका एरिया ज़्यादा यूज होगा तो आपकी जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो भी मिनिमाइज हो जाएगी, और आपके लिए गोडाउन के जो स्टोर कीपर है उनकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। अ गुड लेआउट इज वन दैट मेक द मटेरियल टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड द कंप्लीशन स्टेज। मतलब आप जब लोकेशन, मतलब जो आपकी जगह है उसका लेआउट बनाते हो कि काम कैसे शुरू किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, तो ध्यान रखना यदि आपको मशीन 1 की जरूरत पहले पड़ती है, उसके बाद मशीन 2, उसके बाद मशीन 3, उसके बाद मशीन 4, उसके बाद मशीन 5, तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मशीन 1 के बाद मशीन 2 होना चाहिए। यदि आपने मशीन 1 के बाद मशीन 5 पहले लगा दी, फिर मशीन 2 लगा दी, फिर मशीन 4 लगा दी, फिर मशीन 3 लगा दी, तो उससे होगा क्या, पहले 1 के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 2 पे जाना पड़ेगा, 2 से कहाँ जाना पड़ेगा, 3 पे जाना पड़ेगा, 3 से कहाँ जाना पड़ेगा, 4 पे, और 4 से कहाँ पे जाना पड़ेगा, 5 पे, तो घूमना पड़ेगा। तो यदि मैं इन मशीन को सीक्वेंस के हिसाब से लगा दूं तो आपका जो काम है वो फ्लो में चलता रहेगा। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपने यदि मान लीजिए सपोज करते हैं कोई मशीन लगा दी, अब आपको लगता है कि यहाँ पे मशीन 5 की जगह मशीन 2 होनी चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर मशीन जो 5 है उसका साइज छोटा है, मशीन 2 का साइज क्या है, बड़ा है, इस वजह से हमने मशीन 2 को बाद में रखा है, मशीन 5 को पहले रखा है, जगह की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने लेआउट को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि मशीन 2 को यदि हमें मशीन 5 की जगह रखना पड़े तो हम आसानी से रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन। भाई ये तो बहुत जरूरी है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट लेआउट करते टाइम यदि वर्कर की सुरक्षा पे ध्यान ना दिया जाए तो फिर वर्कर को हमेशा ये डर लगा रहेगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन
मैं जब भी हम काम करने जाएंगे पता नहीं जिंदा वापस आएंगे नहीं आएंगे, एक्सीडेंट आज हो ना जाए, कहीं हाथ पैर ना हमारे कट जाए या टूट जाए तो हम क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे फ्यूचर में। तो उनकी सेफ्टी पे बड़ा ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ पे बड़ा ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अ गुड लेआउट इज वन दैट गिव ड्यू कंसिडरेशन टू वर्कर सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन एंड सेफगार्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगेंस्ट फायर थेफ्ट एक्सेट्रा। मतलब हमें क्या करना है, एक ऐसा लेआउट बनाना है जहां पे हम अपनी प्लांट की भी सेफ्टी कर सके, वर्कर की भी सेफ्टी कर सके, मशीन की भी सेफ्टी कर सके, एक्सीडेंट होने से भी बचा सके, चोरी होने से भी बचा सके, हादसे होने से भी बचा सके। यदि कोई हादसा हो गया, आग लगी, वर्कर जल गया या मशीन जल गई, दोनों केस में हमारा नुकसान है। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग, अ गुड लेआउट इज वन दैट रिड्यूसेस द मटेरियल हैंडलिंग टू द मिनिमम। मतलब आपको इस तरीके से लेआउट बनाना है कि मटेरियल की जो हैंडलिंग है उसको संभालने का खर्चा वो कम से कम आ सके। टाइप्स ऑफ लेआउट, कितने तरीके के आपके प्लांट लेआउट हैं। पहला आपके पास है प्रोसेस लेआउट, दूसरा आपके पास है प्रोडक्ट लेआउट, तीसरा आपके पास है कॉम्बिनेशन लेआउट, चौथा आपके पास है फिक्स लेआउट। तो ये आपके पास हो गया 1 नंबर, ये आपके पास हो गया 2 नंबर, ये आपके पास है 3 और ये आपके पास है 4। तो आपसे पूछ सकते हैं कितने तरीके के आपके पास में लेआउट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रोसेस लेआउट, जिसका दूसरा नाम है फंक्शनल लेआउट। इसे फंक्शनल लेआउट हमने क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हम अपनी जो जगह है, जमीन है, जैसे हम कहते हैं लोकेशन, उसको इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि जो भी मशीन, जो भी काम, जो भी होगा वो वर्कर फंक्शन के हिसाब से फिट किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, इन प्रोसेस लेआउट कीप सिमिलर मशीन एंड सिमिलर ऑपरेशन इन वन प्लेस। मतलब एक जैसे काम करने वाली मशीन को, एक जैसे ऑपरेशन को एक जगह रखो। इन अदर वर्ड्स मशीन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मतलब मशीन को इस तरीके से अरेंज करो कि वो फंक्शन के हिसाब से रखी जाए। दैट मीन्स ऑल लेथ शुड बी इन वन प्लेस। मतलब लेथ का जो भी काम करना है वो एक जगह किया जाए। दूसरा मिलिंग का, हाँ जी, मिलिंग एट अनदर, घिसाई का जो काम करना है वो एक जगह हो। ठीक है जी। प्रोसेस लेआउट जनरली एम्प्लॉयड फॉर इंडस्ट्रीज एंगेज इन जॉब, ऑर्डर, प्रोडक्शन एंड नॉन रेपिटेटिव काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस लेआउट कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फॉर इंडस्ट्रीज एंगेज इन जॉब, ऑर्डर, प्रोडक्शन एंड नॉन रिपीटेड काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जहाँ पे एक काम बार बार ना हो, क्योंकि एक काम हमने एक जगह कर दिया, अब वो काम उस जगह द्वारा होगा नहीं, तो उसका अगला काम अगली जगह होगा, अगला काम अगली जगह होगा, अगला काम अगली जगह होगा। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं इसको डिटेल में समझाने के लिए। सपोज करते हैं ये हमारा प्रोसेस लेआउट है। सबसे पहले हमने क्या किया, मटेरियल को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद रॉ मटेरियल स्टोरेज, जहाँ पे रॉ मटेरियल को रखा जाता है वहां पे आ गया। तो पहला आपने रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाया, वहां से स्टोरेज डिपार्टमेंट में भेजा। अब ध्यान से समझना, ये हमारा पहला डिपार्टमेंट है, दूसरा ड्रिल डिपार्टमेंट है, तीसरा असेंबली डिपार्टमेंट है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके नंबर आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए नंबर 1 हो गया ड्रिल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास में मिल डिपार्टमेंट हो गया, आपका असेंबली डिपार्टमेंट है। नंबर कुछ भी रख सकते हो, जरूरी है कि जो मैंने नंबर 1 2 3 रखे वही आप रखें, आप किसी को भी नंबर 1 दे सकते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल आपके पास कहाँ आएगा, स्टोरेज में आएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है जी। यहाँ से हमने मटेरियल कहाँ भेजा, ड्रिल डिपार्टमेंट में भेजा। ड्रिलिंग का काम खत्म होने पे कहाँ जाएगा, मिलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। मिलिंग से कहाँ पे जाएगा, ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट से कहाँ जाएगा, असेंबलिंग डिपार्टमेंट में। असेंबलिंग से कहाँ जाएगा, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। इंस्पेक्शन से कहाँ पे जाएगा, गुड्स आपका फिनिश हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रोसेस लेआउट के अंदर हमने क्या किया कि जितनी भी मशीन है जिनका रिलेशन मिलिंग काम से है, जितना भी काम ग्राइंडिंग काम से है, जितना भी असेंबलिंग से है, तो यहाँ पे मान लीजिए M1 M2 M3 ये हमने 3 मशीन रखी हुई है जिनका काम क्या है, मिलिंग का काम है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन 4, ये चारों मशीन किसका काम करते हैं, ड्रिलिंग का करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे असेंबलिंग का काम किया जाता है। असेंबल करने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ती है, वर्कर की जरूरत पड़ती है। ग्राइंडिंग का काम करना है तो मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन 4 मशीन 5, ये सारी की सारी मशीन ग्राइंडिंग का काम करती हैं। तो यदि मुझे कोई काम मिलिंग का करना है तो मैं मिलिंग डिपार्टमेंट में जाऊंगा, यदि मुझे ग्राइंडिंग का काम करना है तो ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में जाऊंगा, असेंबली का काम करना है तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट में जाऊंगा। जो काम जिस डिपार्टमेंट में करना होगा मुझे उसे उस डिपार्टमेंट में जाके पूरा करना पड़ेगा। ऐसे लेआउट को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोसेस लेआउट। तो यदि आप 3 जॉब कर रहे हैं या 2 जॉब कर रहे हैं या 4 पार्ट बना रहे हैं, 2 पार्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में मैंने 2 पार्ट बनाने हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर ए की शुरुआत मैंने कहाँ से की, रॉ मटेरियल स्टोरेज से की, जितना भी मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट कर रखा।
तो मेरा काम कहाँ से शुरू हुआ, रॉ मटेरियल स्टोरेज से। रॉ मटेरियल मेरा हो गया इनपुट, सबसे पहले कहाँ पे भेजा, ड्रिलिंग में, फिर मिलिंग में, फिर आपका ग्राइंडिंग में, फिर आपके पास क्या है असेंबली, फिर इंस्पेक्शन, और लास्ट में आपका फिनिश गुड्स क्या हो गया, तैयार हो गया। तो पार्ट ए को बनाने के लिए हमने ये लेआउट बना रखा है। दूसरा पार्ट बी बनाने के लिए हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज से शुरुआत की, फिर हम कहाँ पे गए, प्लानर पे गए, फिर लेथ पे गए, फिर हम किस पे गए, ऑटोमेटिक्स पे गए, फिर हम किस पे गए, असेंबली पे गए, इंस्पेक्शन, और फिनिश गुड्स हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। तो हमने क्या कर रखा है प्रोसेस लेआउट में, फंक्शन के हिसाब से मिलिंग काम को हम मिलिंग डिपार्टमेंट में पूरा करेंगे, ग्राइंडिंग काम को ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में पूरा करेंगे, असेंबलिंग डिपार्टमेंट के काम का असेंबलिंग डिपार्टमेंट में काम होगा, ड्रिलिंग काम ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में होगा, ऑटोमेटिक्स का काम ऑटोमेटिक्स में होगा, इंस्पेक्शन का काम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में होगा। तो यहाँ पे W1 W2 W3 ये आप कह सकते हो पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4, 4 पर्सन हमने रखे हुए हैं इंस्पेक्शन के, जो चेक करते हैं कि कोई काम जो यहाँ पे हो रहा है उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पार्ट बी है वो सपोज करते हैं कि हमने काम किसको दे रही है, P1 को दे दिया, और यहाँ पे जो आपके पास पार्ट ए है वो काम हमने किसको दे दिया, P4 को दे दिया। तो जो वर्कर खाली होगा वो काम कर लेगा, इससे क्या होगा, काम बीच में रुकेगा नहीं और काम सुचारू रूप से होता रहेगा। तो इस सिस्टम को कहते हैं प्रोसेस लेआउट। अब इसके फायदे क्या हैं बेटा, इसके नुकसान क्या है। फायदा क्या है, पहला ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोडक्शन। अब आप खुद देखो ना कि यहाँ पर 4 वर्कर हैं और काम मेरे पास इस समय 2 थे, तो फटाफट जो भी वर्कर सुटेबल था वो हमने वहाँ अलॉट कर दिया। अब मान लो मैं तीसरा काम चालू करता तो इंस्पेक्शन के लिए मेरे पे P2 भी अवेलेबल है, P3 भी अवेलेबल है, तो फटाफट से आपका काम होता रहेगा। बेटर एंड मोर एफिशिएंट सुपरविजन इज पॉसिबल थ्रू स्पेशलाइजेशन। बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने भाई, जो काम जिस पर्सन का है यदि वो काम वो पर्सन ही करे और उसी डिपार्टमेंट में जाके करे तो स्पेशलाइजेशन होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, या मैं आपको FM पढ़ाता हूँ, या मैं आपको OM/SM पढ़ाता हूँ, या मान लो मैं आपको फाइनल की कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। कल को कोई मुझसे कहे टैक्स भी आप पढ़ा दो, अकाउंट भी आप पढ़ा दो, लॉ भी आप पढ़ा दो, मैंने कहा भैया सारे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन कॉस्टिंग FM OM/SM और फाइनल की कॉस्टिंग के अंदर है, बाकी सब्जेक्ट में मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। नॉलेज मेरे पे है पर उतनी नॉलेज उतनी बढ़िया तरीके से नहीं है जितनी इन सब्जेक्ट में जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, चारों आप मुझसे थोड़ी पढ़ रहे हो, मेरी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको लगता है कि सुमित सर से कॉस्टिंग पढ़ना मेरे लिए बेटर है तो आप मुझसे कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से आप अकाउंट पढ़ रहे हो, किसी और से लॉ पढ़ रहे हो, किसी और से टैक्स पढ़ रहे हो। तो जो जिस टीचर की स्पेशलाइजेशन है आप वो सब्जेक्ट उनसे ले रहे हो। दिस टाइप ऑफ लेआउट रिजल्ट इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन। इस तरीके के लेआउट से हम वर्कर का और मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। इससे हमारी फैक्ट्री के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हम उनको यूज कर सकते हैं फुल्ली। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट वुड बी कंपैरेटिवली लोअर। यहाँ पे आपको बार बार नई नई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास में 4 जॉब आ गई हैं, ध्यान से समझें, 4 जॉब आ गई और यहाँ पे आपके 4 बार इंस्पेक्शन होनी है, तो मेरे पास सफिशिएंट वर्कर है। मेरे पास में 4 ग्राइंडर का काम करना है, 5 का करना है, तो मेरे पास सफिशिएंट मशीनरी है। मैं अपने काम को इस तरीके से फिक्स करूंगा कि मुझे पता है कि यहाँ पे मिलिंग में 3 मशीन है, तो पहले मैं 3 काम करूंगा और जैसे ही 3 में जो भी काम सबसे पहले पूरा होगा वो काम, मान लो M1 का काम सबसे पहले पूरा हो गया, तो जैसे ही चौथा काम मिलेगा मैं किस पे डाल दूंगा, M1 पे डाल दूंगा। जैसे ही M2 का काम पूरा होगा, नई जॉब मेरे को मिलेगी 5वीं जॉब, तो 5वीं जॉब मैं किस पे डाल दूंगा, M2 पे डाल दूंगा। 6ठी जॉब मिलेगी तो मैं किस पे डाल दूंगा, जो भी मशीन मेरी खाली होगी। तो मुझे यहाँ पे ज्यादा मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि मैंने क्या किया, बहुत सारी मशीन एक ही जगह लाके रख दी है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। जब जिसको जरूरत पड़ेगी वो जाके उस डिपार्टमेंट में वो काम पूरा कर लेगा। देयर इज ए ग्रेटर इंसेंटिव टू इंडिविजुअल वर्कर टू इंक्रीज हिज परफॉर्मेंस। अब जब वर्कर एक जैसा ही काम दिन रात करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और ऐसे में हम वर्कर को जल्दी काम और बढ़िया काम करने का क्या देंगे, मोटिवेट करने के लिए उसको इंसेंटिव भी देंगे। नुकसान भी है कुछ इस प्लांट के, इस प्रोसेस के, इस लेआउट के। देयर इज डिफिकल्ट इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती है कि मटेरियल को बार बार आपको अलग अलग जगह लेके जाना पड़ता है। दिक्कत आती है ना भाई, यदि आप अलग अलग जगह लेके जाएंगे तो बार बार आपको अपना सामान को उठा के लेके जाना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ लेआउट रिक्वायर मोर फ्लोर स्पेस। जगह बहुत चाहिए भैया, सही बात है। जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे ऑब्वियस है आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्पेस रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन टाइम इज मोर एज वर्क इन प्रोग्रेस हैव टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ मशीन। अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। आपका
गुड्स बनने में समय क्या लगेगा, ज़्यादा, तो वर्क इन प्रोग्रेस टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट डिफरेंट प्लेसेस, ऐसे में क्या होगा, अलग अलग जगह वर्क इन प्रोग्रेस होगा। काम आपका सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज से चालू हुआ, कहाँ पे, ड्रिलिंग में। अब यहाँ पे सबसे पहले WIP होगा, फिर वो मिलिंग डिपार्टमेंट में WIP बनेगा, फिर वो आपका ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में WIP बनेगा, फिर वो आपका असेंबली डिपार्टमेंट में WIP बनेगा, फिर इंस्पेक्शन में बनेगा। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग क्या होगा, WIP बनेगा। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस लेआउट का पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट का दूसरा नाम यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है आप अपनी मशीन्स को इस तरीके से लेआउट करो, इस तरीके से डिजाइन करो, इस तरीके से रखो कि एक मशीन के बाद जब दूसरी मशीन की जरूरत पड़ती है तो उसे ढूंढना ना पड़े, वो इमीडिएटली आपको सीक्वेंस में दिखाई दे। अभी मान लीजिए मुझे मशीन 1 की जरूरत है, उसके बाद मशीन 2 के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ता है, मशीन 3 के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ता है, मशीन 4 के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ता है, मशीन 5 के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ जाना पड़ता है। तो पहले मैं 1 से कहाँ जाता हूँ, 2 पे जाता हूँ, 2 से कहाँ जाता हूँ, 3 पे जाता हूँ, 3 से कहाँ जाता हूँ, 4 पे जाता हूँ, 4 से कहाँ पे जाता हूँ भाई, 5 पे जाता हूँ। मतलब पूरा इंडिया घूम के आता हूँ। घूमने में टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। अब यदि मैं इसको सीक्वेंस से बना दूँ, जैसे अभी शादी के अंदर आपने देखा था, एग्जाम्पल दिया था कि सब्जी आपको ढूंढनी थोड़ी पड़ती है, एक सीक्वेंस में दिखाई देती है। तो मशीन 1 का काम पूरा होते हुए किसकी जरूरत पड़ेगी, मशीन 2। तो मशीन 2 को ढूंढना ना पड़े, उसकी सीधी लाइन बना दो, तो भैया मशीन 2 आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद कहाँ, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। मतलब आपको ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, जिस मशीन की, जिस वर्कर की आपको रिक्वायरमेंट हो वो आपको इमीडिएटली थोड़े डिस्टेंस पे दिखाई देगी, सीक्वेंस में दिखाई देगी। उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। द प्रोडक्ट लेआउट involve the arrangement of machine in one line depending upon the sequence of operation. Material is fed into the first machine and finished product come out the last machine. बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल एज ए इनपुट लगाना है, यहाँ हमारा इनपुट आएगा और मशीन 5 से जो सामान बनेगा ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा। इन बिटवीन पार्टली फिनिश गुड मूव फ्रॉम मशीन टू मशीन। ऐसे में मशीन 1 का काम पूरा होगा, वो आउटपुट होगा मशीन 1 का, जो मशीन 2 के लिए इनपुट होगा, मशीन 2 का आउटपुट मशीन 3 के लिए इनपुट होगा, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ते थे उस तरीके से। द आउटपुट ऑफ वन मशीन बिकमिंग द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट इन अ शुगर मिल। शुगर केन फेड एट वन एंड ऑफ द मिल कम्स आउट शुगर एट द अदर एंड। यहाँ पे इनपुट में हम क्या डालते हैं, शुगर केन, गन्ने डालते हैं, और लास्ट में जो लास्ट प्रोसेस होता है, जो लास्ट मशीन होती है, वहां से शुगर बन के तैयार हो जाती है। तो शुगर केन मशीन 1 में डाला और शुगर मशीन 5 से बन के मान लीजिए आपकी तैयार होगी। सिमिलरली इन द पेपर मिल, जहाँ पे पेपर बनता है, बैम्बूज आर फेड अप इन द वन मशीन। एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने बम्बू डाल दिए और लास्ट पॉइंट पे हमारे को क्या मिलेगा, पेपर हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे को आसान लग रहा है, कुछ फायदे भी हैं इसके, कुछ नुकसान भी हैं, बट उससे पहले एक इसका डिजाइन बनता है। डिजाइन का मतलब एग्जाम्पल। तो प्रोडक्ट लेआउट में यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा रिसीविंग है, रिसीविंग के बाद क्या, रॉ मटेरियल स्टोरेज। काम आपने वही करना है जो पहले ही किया था। सबसे पहले यदि मुझे पार्ट ए तैयार करना है तो पार्ट ए में सबसे पहले मैंने मशीन 1, मतलब जो डिपार्टमेंट में मुझे जाना पड़ता था, मुझे डिपार्टमेंट में नहीं जाना, सबसे पहले ड्रिलिंग का काम होगा, उसके बाद कौन सा होगा, मिल का, उसके बाद क्या होगा, ग्राइंडर का, उसके बाद असेंबली, और उसके बाद मेरा क्या होगा, फिनिश गुड्स तैयार हो जाएगा। यदि मुझे पार्ट बी तैयार करना है तो पहले प्लानर, फिर लेथ, फिर मिल, फिर ड्रिल, फिर मिल, फिर आपका क्या है, ऑटोमेटिक। तो मतलब हमने क्या कर रखा है, जो काम जिस सीक्वेंस में होना है वो काम हमने उसके हिसाब से फिक्स कर दिया, ताकि हमें भागना ना पड़े, ना हमें जगह को ढूंढना पड़े। समझ में आ रही भाई? वो सारी चीजें यदि सीक्वेंस में लगी हुई दिखाई देगी तो आपको फिर टाइम क्या होगा, कम वेस्ट होगा ना। मेरी बात को समझ गए आप? तो यदि सारी चीजें सीक्वेंस में मिल जाए तो आपका समय क्या होता है, कम बर्बाद होता है, कम खराब होता है, वेस्ट कम होता है, आप उस समय को बचा सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फायदे क्या हैं? दिस टाइप ऑफ लेआउट अवॉइड प्रोडक्शन बॉटलनेक। देयर इज इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चरिंग टाइम, टाइम की सेविंग होती है। दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल, यहाँ पे हम अपना कंट्रोल अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि जहां पर भी दिक्कत होगी वहीं पे उसको पकड़ लिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ लेआउट रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया, यहाँ पे जगह की कम जरूरत पड़ती है। वर्क इन प्रोग्रेस इज रिड्यूस, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस कम होगा, क्योंकि इमीडिएटली जैसे काम पहला खत्म होता है दूसरे में चालू हो जाता है, तो रुकता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम लगेगी। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मिस्टेक एंड बैडली प्रोड्यूस आइटम इज पॉसिबल। अब आप ये देखो ना, जैसे यहां से आउटपुट इसमें गया तो जो भी आउटपुट यहाँ पे होगा इमीडिएटली हम देख लेंगे भाई इसमें क्या गड़बड़ है, और जो भी खराबी हुई उसको दूर कर देंगे, सही वाले सामान को अगले डिपार्टमेंट में भेजेंगे। तो आपको क्या होगा, जल्दी पता चल जाएगा कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है।
देयर इज ग्रेटर इंसेंटिव टू अ ग्रुप ऑफ वर्कर टू रेज देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम वर्कर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और उनको अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। नुकसान क्या है भैया इसके? प्रोडक्ट लेआउट इज नॉन फॉर इट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब आप ये देखो ना, जो प्रोसेस था वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम है। मतलब हम उसको हिला नहीं सकते क्योंकि हमारा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल को समझो, यदि ड्रिलिंग के बाद मिलिंग का काम होना है, मिलिंग के बाद ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग के बाद असेंबली का और उसके बाद फिनिश का, तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस बना रखी है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इनफ्लेक्सिबल हो गया ये आपका। दिस टाइप ऑफ लेआउट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे आपको बार बार जितने पार्ट्स बनाने हैं उतनी मशीन्स आपको खरीदनी पड़ेगी, जबकि पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये जो काम जरूरी है कि सारा एक साथ ही हो। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करते हैं मिलिंग का काम यहाँ पे भी है, मिलिंग का काम यहाँ पे भी है, ठीक है जी, बट मेरे पास मशीन एक ही है, तो यहाँ पे पार्ट ए के लिए भी मेरे को मिलिंग की मशीन की जरूरत पड़ेगी और पार्ट बी के लिए भी जरूरत पड़ेगी। जबकि पहले वाले केस में क्या होता था कि पार्ट ए बनाने के लिए मैं मिलिंग डिपार्टमेंट में जाऊंगा, ए का काम कर लूंगा, जब ए का काम खत्म हो जाएगा बी का चालू कर दूंगा, तो मेरा एक मशीन से ही दोनों पार्ट तैयार हो जाएंगे। बट यहाँ पर मुझे दो मशीन खरीदनी पड़ेगी, मतलब मेरी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। देयर इज डिफिकल्टी ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन में भी दिक्कत आएगी। एक्सपेंशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट, बिजनेस का एक्सपेंशन करना मेरे लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पैसे की कमी पड़ेगी। एनी ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट अलॉन्ग अ प्रोडक्शन लाइन कैन डिस्टर्ब द होल सिस्टम। बिल्कुल सही बोला। आप सपोज करो एक लाइन में चल रहे हो, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर नियम बना दिया कि ये रोड है, इसमें साइड में बस लेन बना दी है। यदि एक बस चल रही है, फिर ये दूसरी बस चल रही है, तीसरी बस चल रही है, चौथी बस चल रही है, पांचवी बस चल रही है, इनमें से यदि एक बस खराब हो जाए तो बाकी की बस ना पीछे रुकी रहेंगी, क्योंकि हमने उनको बोल रखा है कि यदि आपने बाकी कार लाइन में या जनरल पब्लिक की लाइन में अपनी बस को लेके आए तो आपका 10,000 रुपये का चालान काट दिया जाएगा। अब ये बस जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माने का पॉइंट आ गया। वही सेम लॉजिक बेटे यहाँ पे भी है। यदि हम सीक्वेंस से काम कर रहे हैं और सीक्वेंस के बीच में यदि हमारी मिलिंग मशीन खराब हो गई, डैमेज हो गई, टूट फूट गई, तो जब तक ये ठीक नहीं होगी बाकी मशीन ठीक होने के बाद भी काम नहीं कर पाएगी। यदि मशीन खराब हो गई तो ये मशीन ठीक होने के बाद भी इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, ना इसमें प्रोडक्शन होगा, और आपका फिनिश गुड बनने से क्या होगा? रह जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है प्रोडक्ट लेआउट का। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट का मतलब है जहां पे हम प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट दोनों लेआउट को एक साथ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि डिपार्टमेंट अलग अलग भी दिखाई देंगे और आपका सीक्वेंस भी चलेगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट combine the advantages of both types of layout. A combination layout is possible where an item is being made in different types and different sizes. Here machinery is arranged in a process layout, but the process grouping is then arranged in a sequence to manufacture various type of size and product. मतलब मैंने अब आपको क्या समझाया कि प्रोसेस में क्या करते थे? अलग अलग डिजाइन बनाते थे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे। तो हमने कहा डिपार्टमेंट तो अलग अलग ही रखो, लेकिन वहां पे एक सीक्वेंस भी रखो। ये डिपार्टमेंट 1 हो गया, ये डिपार्टमेंट 2 हो गया, ये डिपार्टमेंट 3 हो गया, ये डिपार्टमेंट 4 हो गया, डिपार्टमेंट 5 हो गया, सब में अलग अलग है। बट आप इन डिपार्टमेंट को इस तरीके से बनाओ कि डिपार्टमेंट अलग अलग भी रहे, लेकिन जब मैं किसी प्रोडक्ट को बनाऊं तो वो सीक्वेंस भी बन जाए। मेरी बात समझ गए? यदि मान लो ये मेरा हो गया ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद हो गया मिलिंग डिपार्टमेंट, मिलिंग के बाद हो गया आपके पास में असेंबली, इंस्पेक्शन, और ये हो गया फिनिश मेरा, तो ये मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट भी है, बट मेरा सीक्वेंस भी तो बन रहा है ये, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन लेआउट। ठीक है जी, ये सारे के सारे मेरे क्या है? प्रोसेस लेआउट है। ये मेरा कौन सा है? प्रोडक्ट लेआउट है। प्रोडक्ट में क्या होता है? सीक्वेंस बनता है, और प्रोसेस में क्या होता है? ये सारे के सारे एक डिपार्टमेंट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, और ये मेरा सीक्वेंस बन रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट का मतलब होता है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को लेके नहीं जाते, बल्कि जो काम हमें करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके लिए हमें प्रोडक्ट के पास आना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे शिप की कंस्ट्रक्शन करनी है, या एयरक्राफ्ट बनाना है, एरोप्लेन बनाना है, तो यदि मुझे शिप बनाना है, ठीक है जी, ये बड़े बड़े शिप बनाने हैं मुझे, इसमें मल्टी स्टोरी होती है शिप्स की, ये शिप्स बनाने हैं मुझे, तो इसके लिए क्या होगा? मुझे
सबको बुलाना पड़ेगा, वर्कर को भी बुलाना पड़ेगा, जो भी इस शिप को बनाने में जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मैन की, मशीन की, मटेरियल की, जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं शिप को अलग अलग जगह नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि शिप को लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, सबको बुला लूंगा, जिन जिन चीज़ों की मुझे जरूरत पड़ेगी सबको, जहां पर भी काम हो रहा होगा वहां बुला लूंगा सबको। भाई इसमें इलेक्ट्रिक वायर की फिटिंग करनी है, इलेक्ट्रीशियन को बुला लूंगा, लकड़ी का काम होना है, कारपेंटर को बुला लूंगा, लोहे का काम होना है, लोहे वाले पर्सन को बुला लूंगा, डिजाइन क्या होगा, फर्नीचर का कैसे होगा, इंटीरियर डेकोरेशन कैसे होगी, मोटर कैसे फिट होगी, जितने भी लोगों का काम यहाँ पे होगा सबको यहाँ पे बुला लिया जाएगा, सारे मटेरियल यहाँ पे बुला लिए जाएंगे। इससे क्या होगा, मूवमेंट कम होगी, जो काम जहाँ करना है वो बंदा स्पेशलाइज पर्सन वो अपनी अपनी जगह काम करता रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मुझे घर में ये सारे काम कराने हैं, रूफिंग का काम कराना है, कारपेंटर का काम करवाना है, मेरे को इक्विपमेंट्स लगवाने हैं, आर्किटेक्ट का है, पेंटिंग का काम है, ये आपके पास प्लास्टर का काम कराना है, इलेक्ट्रिकल काम कराना है, चिनाई का काम, चिनाई तो जानते हो ना, जैसे ईंट लगती है तो ईंट के ऊपर हम क्या करते हैं, रेते की चिनाई करते हैं, मेसनरी वर्क काम करना है, प्लम्बिंग का काम करना है, पाइप्स लगवाने हैं। तो ये सारे काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग लोगों को, सबको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बुलाना पड़ता है, एक घर पे बुलाना पड़ता है। घर को सबके पास नहीं लेके जाते कि घर उठाओ और चलो भाई किसके पास, प्लम्बिंग वाले का, भाई मेरे घर की प्लम्बिंग कर दे। छत का काम करवाना है तो घर उठाया, रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंच गया, घर उठाया बिजली वाले के पास ले गए, ले बेटा तेरे को घर दे रहा हूँ, रात भर बैठ के इसकी तू बिजली की फिटिंग कर दे। पेंटिंग वाले के पास गया, मैंने कहा ले भाई तू क्यों आ रहा है मेरे घर पे, मैं ही अपना घर उठा के तेरे पास ले आता हूँ, रात भर तू दिन भर जब भी तेरे को टाइम मिले इसे पेंट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, आपको अपना घर थोड़ी उठा के लेके जाना है, सब लोगों को घर के पास लेके आना पड़ेगा, घर पे लेके आना पड़ेगा, इसे कहते हैं फिक्स्ड लेआउट। एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या है, द इन्वेस्टमेंट ऑन लेआउट इज वेरी स्मॉल, इन्वेस्टमेंट कम हो गई भैया, चेंजेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू मीट शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और एब्सेंस ऑफ वर्कर। मतलब यदि मेरे पास में किसी मटेरियल की कमी है, हो सकता है दूसरा मटेरियल दूसरे वर्कर के पास अवेलेबल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। या मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पर जो काम करना है, सपोज करते हैं इलेक्ट्रीशियन है, इसके पास में 4 वर्कर हैं, और इसके पास मान लीजिए 7 वाले के पास कोई और काम करना है, उसके बाद 2 वर्कर हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इस वाले वर्कर की मदद ले सकते हैं कि यार जरा इस काम को पकड़ियो, तू खाली खड़ा है हमारी ही मदद कर दे। इस तरीके से मतलब सुटेबल वर्कर, यदि एक वर्कर दूसरे वर्कर की मदद कर सकता है और वो खाली खड़ा है तो हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, पैसा बहुत लगेगा भैया, ठीक है ना। लेआउट में इन्वेस्टमेंट कम होगी, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेआउट में इन्वेस्टमेंट कम होगी लेकिन जो काम चल रहा है उसमें तो बेटा बहुत पैसा लगेगा ना। घर बनाने में पैसा क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, शिप बनाने में पैसा बहुत लगता है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लग जाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने में करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं। ग्रेटर स्टोरेज स्पेस नीडेड, बहुत जगह चाहिए आपको। पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन अमंग डिफरेंट वर्क ग्रुप, अब बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं आपके सामने, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया, क्या अलग अलग लोग हैं, किससे क्या काम कराना है, किसको क्या काम दिया था, कौन सा कब काम करेगा, कब खत्म करेगा, कब शुरू करेगा, सबका नंबर कब आएगा, क्या सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, ये बड़ी टेंशन वाला काम। बस समझ में आ गई सबको मेरी। तो इसे कहते हैं फिक्स्ड लेआउट। इसके फायदे भी हैं और बेटा इसके नुकसान भी हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो आप इसे कह सकते हैं फैसिलिटी लेआउट या आप इसे कह सकते हैं प्लांट लेआउट।